पिछले लेक्चर में हमने पैरेलल आरएल सर्किट और पैरेलल आरसी सर्किट के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पैरेलल आरएलसी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। ए सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल एंड कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस एसी सप्लाई। एक सर्किट हमने कंसीडर किया जिसमें कि एक ब्रांच में सिर्फ रेजिस्टेंस है, अनदर ब्रांच में सिर्फ इंडक्टेंस है और एक अनदर ब्रांच में सिर्फ कैपेसिटेंस है। ये तीनों ब्रांच आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं और ये तीनों ब्रांच एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस भी पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो इस सर्किट को हम पैरेलल आरएलसी सर्किट कहते हैं। तो चूँकि सभी ब्रांच एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस पैरेलली कनेक्टेड है तो हर ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज इसमें सेम होगा। जो सप्लाई वोल्टेज है वही वोल्टेज हर ब्रांच के अक्रॉस होगा, लेकिन करंट हर ब्रांच में डिफरेंट होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस वाला ब्रांच है उसमें करंट फ्लो कर रहा है IR, जो इंडक्टेंस वाला ब्रांच है उसमें करंट फ्लो कर रहा है IL और जो कैपेसिटेंस वाला ब्रांच है उसमें करंट फ्लो कर रहा है IC। और जो करंट सप्लाई से सोर्स से ड्रॉन किया जा रहा है वो करंट है I। तो हमने यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया है उसको हमने लिख लिया कि लेट IR इजकल टू करंट फ्लोइंग इन रजिस्टिव ब्रांच, और इस IR का वैल्यू जो होगा वो होगा V/R, क्योंकि जो रजिस्टिव ब्रांच है उसके क्रॉस वोल्टेज है V और उसका इम्पीडेंस है R, तो V/R उस ब्रांच का करंट होगा। उसी प्रकार से IL जो है वो इंडक्टिव ब्रांच के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है और उसका वैल्यू होगा V/XL, क्योंकि जो इंडक्टिव ब्रांच है उसके अक्रॉस वोल्टेज है V और उस ब्रांच का जो इम्पीडेंस है वो रिएक्टेंस के बराबर होगा, XL के बराबर होगा। IC कैपेसिटिव ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट है और उसका वैल्यू होगा वोल्टेज बटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। I ये सप्लाई करंट का RMS वैल्यू है जो कि टोटल करंट है, और V जो है वो सप्लाई वोल्टेज का RMS वैल्यू है। करंट थ्रू रजिस्टिव ब्रांच विल बी इन फेज विथ द वोल्टेज अक्रॉस इट, यानी कि जो रजिस्टिव वाला ब्रांच है तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो करंट इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो उसके फेज में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। तो इसलिए जो रजिस्टिव ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो करेगा उस ब्रांच के अक्रॉस के वोल्टेज के सेम फेज में होगा। व्हाइल करंट इन इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव ब्रांच विल बी इन क्वाड्रेचर विद द वोल्टेज, लेकिन जो इंडक्टेंस वाला ब्रांच है और जो कैपेसिटेंस वाला ब्रांच है इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो वोल्टेज के साथ 90 डिग्री एंगल पे होगा। जो इंडक्टिव ब्रांच है उसमें करंट 90 डिग्री से लैग करेगा और जो कैपेसिटिव ब्रांच है उसमें करंट उसके वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करेगा। तो पैरेलल आरएलसी सर्किट के केस में हम दो केस कंसीडर करेंगे। पहला केस हम कंसीडर करेंगे कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है, उस केस में हमारा जो टोटल करंट है, जो रिजल्टेंट करंट है या जो सप्लाई करंट है उसका क्या नेचर है, लैगिंग है या लीडिंग है। तो पहले हम यही केस कंसीडर करते हैं। तो जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा उस केस में जो इंडक्टिव करंट है, यानी इंडक्टेंस वाला जो ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू कैपेसिटेंस वाले ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है उससे कम होगा। क्यों? क्योंकि जो करंट है वो है आपका वोल्टेज बटा रिएक्टेंस। तो जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू जब ज़्यादा होगा तो इसका करंट जो है वो कम हो जाएगा, और जब इसका रिएक्टेंस का वैल्यू कम होगा तो उस केस में इस करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो हमने पहला केस कंसीडर किया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है, और उस केस में इंडक्टिव करंट का जो वैल्यू है वो कैपेसिटिव करंट से कम होगा। तो फेजर डायग्राम हम इस केस में ड्रॉ करेंगे। तो चूँकि ये पैरेलल सर्किट है और इसमें
प्रत्येक ब्रांच के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कॉमन होता है, यानी सेम वोल्टेज होता है, इसलिए वोल्टेज के फेजर को हमने एक रेफरेंस फेजर ड्रॉ किया। और जो रेजिस्टेंस वाला जो ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है IR, वो इस वोल्टेज के सेम फेज में होगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होने के कारण उस ब्रांच का जो करंट है वो वोल्टेज के सेम फेज में होगा। जो करंट इंडक्टेंस वाले ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है वह करंट इस वोल्टेज के साथ 90 डिग्री से लैग करेगा, यानी कि नीचे की तरफ उसको ड्रॉ करेंगे। और जो कैपेसिटिव सर्किट वाला जो ब्रांच है जिसमें कैपेसिटेंस लगा हुआ है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो इस वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करेगा। तो 90 डिग्री से लीड करता हुआ ये आपका IC को यहाँ पे दिखाया गया है, ये आपका IL है और ये आपका IR है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि IL और IC ये दो जो करंट है वो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे को जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, वो दोनों का जो माइनस होगा वो इन दोनों करंट का रिजल्टेंट होगा। तो जो करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें से अनदर करंट को माइनस करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले ही एज्यूम किया है कि इसमें कैपेसिटिव करंट जो है वो इंडक्टिव करंट से ज़्यादा है। तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, IC और IL दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। तो जो रिजल्टेंट करंट होगा वो आपका ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि कैपेसिटिव करंट का वैल्यू ज़्यादा है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा IC माइनस IL वो हमने यहाँ पे शो किया। ये इतना जो है वो IC माइनस IL है, यानी कि जो IC है और जो IL है, तो IL चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको जो माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो है हमारा IC माइनस IL। तो अब हमें जो हमारा रिजल्टेंट करंट है I, जो सप्लाई करंट है, वो उसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट करंट है वो इन तीनों करंट का फेजर सम है या इसका वेक्टर सम है। तो IR यहाँ पे है और इन दोनों करंट का जो फेजर सम है वो आपका यहाँ पे है। तो अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपको एक पैरेललोग्राम के थ्रू हम इसको ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट को, तो वो रिजल्टेंट आपका यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि पैरेलल RLC सर्किट के केस में जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि इंडक्टिव करंट का वैल्यू कैपेसिटिव करंट से कम है, उस केस में जो रिजल्टेंट करंट है वो सप्लाई वोल्टेज से फाई एंगल से लीड कर रहा है। यानी उस केस में जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है, सर्किट कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि करंट इसमें लीड कर रहा है। और कितने एंगल से लीड कर रहा है, वो एंगल होगा फाई। तो फ्रॉम फेजर डायग्राम, सप्लाई करंट I इज द फेजर सम ऑफ IR एंड IC माइनस IL। तीनों करंट का जो फेजर सम होगा वही हमारा रिजल्टेंट करंट होगा, वही हमारा सप्लाई करंट होगा। तो इन तीनों का जो फेजर सम होगा वो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि I इजकल टू IR प्लस J IC माइनस IL। क्योंकि हमने यहाँ पे कैपेसिटिव करंट को ज़्यादा माना है इसलिए IC माइनस IL यहाँ पे होगा, और चूँकि IC करंट जो है वो लीड कर रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस J के साथ वो होगा, और IR के साथ वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है, आगे की तरफ है, इसलिए IR आपका जो है वो रियल पार्ट में आएगा और ये आपका इमेजिनरी पार्ट में आएगा। तो ये आपका जो रिजल्टेंट करंट है उसका ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये लिखा हुआ है। इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसका कुछ एंगल होगा। तो मैग्नीट्यूड एंगल के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं I इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द I एट एंगल फाई। ये एंगल पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म आपका पॉजिटिव में है। तो अब हम यहाँ से अगर करंट का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहें तो लिख सकते हैं अंडर रूट IR स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये I के सफिक्स में C है और I के सफिक्स में यहाँ पे L है। तो यहाँ से हम करंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जो रिजल्टेंट होगा वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस के थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं। साथ ही साथ हम फेज एंगल भी निकाल सकते हैं। फेज एंगल इजकल टू होगा tan इनवर्स IC माइनस IL बटा IR, क्योंकि जो आपका
फेजर डायग्राम है वो एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ऊपर में आपका था IC माइनस IL, यहाँ पे है IR, और ये आपका रिजल्टेंट करंट है I, और ये एंगल है फाई। तो यहाँ से अगर आप tan फाई निकालेंगे तो आपको आएगा IC माइनस IL बटा IR, और यहाँ से फाई निकालेंगे तो फिर उसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स IC माइनस IL बटा IR। तो फ्रॉम द फेजर डायग्राम it is clear that in parallel RLC circuit having inductive reactance greater than capacitive reactance, supply current leads the supply voltage by an angle phi। तो इस प्रकार से हम फेजर डायग्राम से ये हमें स्पष्ट हो रहा है कि जो पैरेलल RLC सर्किट है उसमें अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है तो उस केस में करंट सप्लाई वोल्टेज से लीड करता है बाई एन एंगल फाई, यानी कि ओवरऑल सर्किट जो है वो आपका कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। पावर फैक्टर होगा आपका, पावर फैक्टर cos फाई होता है। तो उसी राइट एंगल ट्रायंगल से अगर हम cos फाई का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो वो आएगा हमारा IR बटा I। एक्टिव पावर होता है हमारा VI cos फाई, तो इससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वोल्टेज हमें पता है, करंट हमें पता है, और cos फाई भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिएक्टिव पावर जो है वो होता है VI sin फाई। तो वोल्टेज हमें पता है, टोटल करंट भी हम कैलकुलेट कर लिए यहाँ से, और ये एंगल भी कैलकुलेट कर लिए, तो हम रिएक्टिव पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एपरेंट पावर होता है V इंटू I, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज करंट दोनों हमें पता है। एडमिटेंस सर्किट का निकालना है, तो सर्किट का जो एडमिटेंस है वो होता है आपका करंट, जो सप्लाई करंट है और जो सप्लाई वोल्टेज है, दोनों का रेशियो। तो इन दोनों के रेशियो से हम एडमिटेंस निकाल सकते हैं सर्किट का। दूसरा तरीका है निकालने का, इसमें जो 3 ब्रांच हैं तो तीनों ब्रांच के एडमिटेंस को जोड़ देंगे। जो पहला ब्रांच था हमारा उसका एडमिटेंस हो जाएगा 1 बटा इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस R है उस ब्रांच का, और जो दूसरा ब्रांच है हमारा उसमें उसका इम्पीडेंस है J इंटू XL, तो एडमिटेंस हो जाएगा 1 बटा J इंटू XL। और जो तीसरा ब्रांच है उसका एडमिटेंस है माइनस J इंटू XC, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो उसका एडमिटेंस हो जाएगा 1 बटा माइनस J इंटू XC। तो तीनों ब्रांच के एडमिटेंस को जब हम जोड़ेंगे तो हमें सर्किट का ओवरऑल एडमिटेंस पता चलेगा। और अगर हमें इम्पीडेंस निकालना है सर्किट का अगर हमें इम्पीडेंस निकालना है तो इम्पीडेंस इक्वल टू होता है वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है और जो सप्लाई करंट है, दोनों का जो रेशियो होगा वो सर्किट का इम्पीडेंस कहलाएगा। या अगर हमें एडमिटेंस पता है तो 1 बटा एडमिटेंस भी जो होगा वो हमारा इम्पीडेंस होगा सर्किट का। अब हम दूसरा केस कंसीडर करेंगे जिसमें कि हम ये एज्यूम करेंगे कि सर्किट में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कैपेसिटिव करंट जो है वो इंडक्टिव वाले ब्रांच वाले करंट से कम है, क्योंकि रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें करंट कम फ्लो करेगा। तो फेजर डायग्राम हम इसका ड्रॉ करेंगे। तो वोल्टेज को हमने रेफरेंस फेजर के रूप में ड्रॉ किया। जो रजिस्टिव ब्रांच का जो करंट है वो वोल्टेज के सेम फेज में होगा। इंडक्टिव ब्रांच वाला जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग करेगा, और कैपेसिटिव ब्रांच वाला करंट वो सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करेगा। तो चूँकि जो IC और IL ये दोनों जो करंट है एक दूसरे के अपोजिट में है, तो इसका रिजल्टेंट होगा आपका IL माइनस IC। चूँकि हमने IL को ज़्यादा माना है इसलिए जो रिजल्टेंट होगा वो IL के डायरेक्शन में होगा, और फिर टोटल जो रिजल्टेंट होगा ओवरऑल वो IL माइनस IC और IR इन दोनों का फेजर सम या वेक्टर सम होगा। तो इसका वेक्टर सम जो होगा तो वो हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, जो कि एक पैरेललोग्राम से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो I है ये आपका इन दोनों का या ओवरऑल इसका रिजल्टेंट करंट है, जो कि सप्लाई वोल्टेज से फाई एंगल से लैग कर रहा है। फेजर डायग्राम से ये स्पष्ट है। फ्रॉम फेजर डायग्राम सप्लाई करंट I इज द फेजर सम ऑफ IR एंड IL। तो फेजर डायग्राम से हम ये कह सकते हैं कि जो सप्लाई करंट है वो IR और IL यहाँ नहीं होगा, IL माइनस IC का और IR का, इन दोनों का ये रिजल्टेंट होगा, फेजर सम होगा। तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू IR माइनस J
आई एल माइनस आई सी, आई के सफिक्स में एल है और आई के सफिक्स में सी है। तो यहाँ हमने माइनस जे इसलिए लिखा क्योंकि जो रिजल्टेंट है आई एल माइनस आई सी वो सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस जे यहाँ पे लिखा गया है। और ये जो आपका है वो फेजर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं आई इजकल टू उसका मैग्नीट्यूड और कुछ एंगल होगा फाई एंगल। तो यहाँ जो एंगल होगा वो माइनस में होगा क्योंकि जो रिजल्टेंट करंट है वो लैग कर रहा है। और कैलकुलेट करने पे भी यहाँ पे आपका क्योंकि ये माइनस में है और एक प्लस में है तो जो फेज एंगल है वो निगेटिव में आएगा। तो करंट का मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो हम लिखेंगे करंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर। जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन रहा है इसमें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा आई आर था और यहाँ पे है आई एल माइनस आई सी और ये रिजल्टेंट करंट ये था हमारा आई, तो ये एंगल है फाई। तो यहाँ से अगर हम पाइथागोरस के प्रिंसिपल से अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं आई इजकल टू अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर। फेज एंगल निकालेंगे तो लिख सकते हैं टेन इनवर्स आई एल माइनस आई सी बटा आई आर। तो फ्रॉम द फेयर डायग्राम इट इज़ क्लियर दैट इन पैरेलल आर एल सी सर्किट हैविंग XC ग्रेटर देन XL सप्लाई करंट लैग्स द सप्लाई वोल्टेज बाई एन एंगल फाई। तो फेयर डायग्राम से ये क्लियर है कि पैरेलल RLC सर्किट में जिसमें कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है उसमें सप्लाई करंट सप्लाई वोल्टेज से फाई एंगल से लैग कर रहा है, यानी कि ओवरऑल सर्किट जो है हमारा वो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर हमें सर्किट का पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर इजकल टू होगा कॉस फाई और कॉस फाई इजकल टू हम लिख सकते हैं आई आर बटा आई। जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने कैलकुलेट किया तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम यहाँ पे कॉस फाई अगर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं आई आर बटा आई। एक्टिव पावर हमें निकालना है तो एक्टिव पावर इजकल टू हम जानते हैं वी आई कॉस फाई होता है। तो सप्लाई वोल्टेज पता है, करंट रिजल्टेंट करंट भी हमें यहाँ से पता चल जाएगा, कॉस फाई भी हमें पता चल जाएगा, तो एक्टिव पावर भी इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिएक्टिव पावर जिसे क्यू से डिनोट करते हैं वो होता है वी आई साइन फाई। तो वोल्टेज करंट हमें पता है, फाई एंगल भी पता है, तो हम रिएक्टिव पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एपरेंट पावर इजकल टू होता है वी इंटू आई, तो ये भी आपका कैलकुलेट किया जा सकता है। सर्किट का जो एडमिटेंस होगा जिसे वाई से डिनोट करते हैं तो एडमिटेंस इजकल टू होगा करंट बटा वोल्टेज। जो सप्लाई करंट है और जो सप्लाई वोल्टेज है इसका जो रेशियो होगा वही सर्किट का एडमिटेंस कहलाएगा। दूसरे तरीक़ा से निकाल सकते हैं कि इसमें जो तीन ब्रांच हैं तो तीनों ब्रांच पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो तीनों ब्रांच का एडमिटेंस को हम जोड़ देंगे तो हमें सर्किट का ओवरऑल एडमिटेंस पता चलेगा। तो जो पहला ब्रांच है हमारा जिसका कि इम्पीडेंस है हमारा रेजिस्टेंस के बराबर है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो हमें उस ब्रांच का एडमिटेंस कहलाएगा, पहला वाला जो ब्रांच था। उसी प्रकार से जो इंडक्टिव वाला ब्रांच है तो उसका जो रिएक्टेंस है वही उस ब्रांच का इम्पीडेंस भी है और उसका जो उल्टा होगा इन्वर्स जो होगा वो एडमिटेंस कहलाएगा। और जो कैपेसिटिव वाला ब्रांच है उसका रिएक्टेंस है 1/-j इंटू XC। तो इसका रिएक्टेंस है इतना और यही आपका उस ब्रांच का इम्पीडेंस कहलाएगा। तो इसका जब इन्वर्स करेंगे तो वो हमें उस ब्रांच का एडमिटेंस कहलाएगा। और तीनों ब्रांच के एडमिटेंस को जब हम जोड़ देंगे तो हमें सर्किट का ओवरऑल एडमिटेंस पता चलेगा, क्योंकि तीनों ब्रांच जो है हमारा पैरेलल में कनेक्टेड है। तो एडमिटेंस को जोड़ने से रिजल्टेंट एडमिटेंस पता चलेगा। और अगर सर्किट का हमें इम्पीडेंस पता करना है तो वो वोल्टेज बटा करंट के रेशियो से मिलेगा। या दूसरा तरीका है कि अगर हमें एडमिटेंस पता है तो एडमिटेंस को इन्वर्स कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमें सर्किट का इम्पीडेंस पता चल जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने पैरेलल RLC सर्किट के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।